ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें हैं वो समझ लेते हैं। 2 लाइन की बात है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक मैटर और दूसरा रेडिएशन। जब हम बात करते हैं मैटर की तो हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो अगर हम किसी मटेरियल के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई मटेरियल है और मैं आपसे पूछता हूँ कि इस मटेरियल के बारे में आप मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे कि सर क्या बताएं। तो मैं पूछूंगा कि बताइए कि ये मटेरियल हार्ड है या सॉफ्ट है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मटेरियल कंडक्टिंग है या फिर इंसुलेटिंग है, तो आप बोलेंगे सर इसके लिए मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। अगर मैं पूछता हूँ कि ये बताइए कि मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक है, तो आप बोलेंगे कि सर इसके लिए हमें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। तो किसी भी मटेरियल के बारे में अगर हमें स्टडी करनी है तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने बात की मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, इस सब स्टेट्स की बात करते हैं। तो अगर हम इस कंप्लीट सिस्टम की बात करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसको बोलेंगे कंडेंस मैटर फिजिक्स। और अगर हम ओनली सॉलिड्स की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक कंडेंस मैटर फिजिक्स का क्या है, ब्रांच है। तो लिखिए क्या है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। Solid state physics, a branch of condensed matter physics, where we study about the solids in the thermodynamic limit. थर्मोडायनामिक लिमिट का क्या मतलब है यहाँ पर? थर्मोडायनामिक लिमिट का मतलब है 10 to the power 21 एटम्स पर cc। अगर हम देखें 10 to the power 21 एटम्स पर cc एक बहुत ज़्यादा नंबर है। तो अगर हम इतने बड़े सिस्टम के बारे में स्टडी करें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करते हैं, वहाँ पर जब उनका प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आती हैं। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी हमें एक सिंगल पार्टिकल सिस्टम को स्टडी करने के लिए लगभग 25 साल लग गए थे श्रोडिंगर इक्वेशन समझने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसको समझने में, इसको स्टडी करना कितने डिफिकल्ट है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर ये पता चला कि सॉलिड्स में कुछ प्रॉपर्टीज़, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि उनके बेसिस पे इनको आसानी से स्टडी किया जा सकता है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये जो सॉलिड्स होते हैं ये ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होते हैं। और दूसरा जो इंटरेक्शंस होते हैं वो सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन्स और कुछ सेलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही होते हैं। तो ये 2 प्रॉपर्टीज हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये फिलहाल के लिए मान लीजिए थर्मोडायनामिक लिमिट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सॉलिड्स को स्टडी करने के लिए हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया। एक को बोला हमने क्रिस्टलाइन और दूसरे को बोला नॉन क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स
सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जिनमें रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट रहता है। और जो नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं उनमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस ये होता है। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं उसको हमने आगे दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को हमने बोला सिंगल क्रिस्टल और दूसरे को बोला हमने पॉलीक्रिस्टल। सिंगल क्रिस्टल अगर मटेरियल देखोगे, दो सिंगल क्रिस्टल देखोगे तो इसका एग्जांपल है आपके पास डायमंड की। अगर हम बात करें तो एक सिंगल क्रिस्टल है। अगर हम बात करें AU, AG या कॉपर की तो ये हमारे पास पॉलीक्रिस्टल्स होते हैं और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये क्रिस्टल्स क्या होते हैं? तो व्हाट आर द क्रिस्टल्स? क्रिस्टल्स जो होते हैं वो होते हैं लैटिस प्लस बेसिस। क्या होते हैं? लैटिस प्लस बेसिस। तो अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लैटिस क्या होता है? ए पीरियोडिक array of points, periodic array of infinite number of points obtained by translational vectors। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स क्या होते हैं? ट्रांसलेशनल वेक्टर्स को हम टी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास होगा n a वेक्टर l b वेक्टर प्लस m c वेक्टर। ये अगर हम 3D में बात कर रहे हैं तब होगा। अगर हम 2D में बात करें तो हमारे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर होगा n a वेक्टर प्लस l b वेक्टर। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लैटिस को ड्रॉ करते हैं। तो लैटिस क्या है? हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियोडिक पॉइंट्स कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि आप किसी हॉल में हैं और हॉल में हमने चेयर्स को अरेंज कर दिया है पीरियोडिकली और एक चेयर से दूसरी चेयर तक पहुंचने के लिए हमें किसी ट्रांसलेशनल वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये a वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये b वेक्टर है और मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाना है तो इसको बोलूंगा मैं ट्रांसलेशनल वेक्टर t। तो मेरे पास ये वेक्टर क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ t1 वेक्टर मेरे पास होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अगर मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ t2 वेक्टर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ मुझे 2a वेक्टर ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे b वेक्टर ट्रेवल करना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ t2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर n ln क्या होंगे? तो आप
आप बोलेंगे कि सर n l m हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर नंबर्स। और a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर क्या होंगे हमारे पास, लैटिस वेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रांसलेशनल वेक्टर होता है ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, ग्रुप। ये एक पॉइंट लिख लीजिए, TNLM फॉर्म्स ए ग्रुप। और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि हमारे पास जो लैटिस है वो ट्रांसलेशनल इनवेरिएंट होता है। तो लैटिस फॉलो द ट्रांसलेशनल इनवेरिएंस। ठीक है, तो लैटिस आपको समझ में आया होगा। बेसिस क्या होता है, तो जो हॉल में चेयर्स खाली हमने अरेंज की थी, पीरियडिकली जो अरेंजमेंट किया था, उन चेयर्स के ऊपर अगर अब कुछ लोग आके बैठ जाते हैं तो उन लोगों को हम बोलेंगे बेसिस। तो यहाँ सॉलिड स्टेट में जब हम बात करेंगे तो हमारे पास बेसिस क्या होंगे, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो वी कैन से बेसिस आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स, molecules and ions। अब अगर मैं ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को इस लेटिस पॉइंट्स पे एसोसिएट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्रिस्टल। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि हमारे पास कोई लेटिस है और यहाँ पर ए मेरे पास कोई बेसिस है, इसको ऐसा मान लो। ये हमारे पास लेटिस है, ये हमारे पास बेसिस है, हमारे पास ये जो होगा वो बनेगा हमारे पास क्रिस्टल। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो यहाँ लिख लीजिए